Bismillahirrahmanirrahim. This is our lecture number 10, Therapeutic Classification of Drug, Part 1 of the course Biol 736, General Pharmacognosy. So, first of all, is the name depict that therapeutic classification of drug. So, we are going to discuss the various classes of the drug on the basis of their therapeutic intent or therapeutic quality. सो थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ड्रग्स में जो ये एक ब्रॉड कैटेगरी है बेस्ड ऑन द थेरेप्यूटिक इंटेंट, या उसके अंदर जो थेरेप्यूटिक कैपेबिलिटीज़ हैं या उसके अंदर जो थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर जो उसमें डिजीज़, जिस किस्म की डिजीज़ को क्योर करते हैं, उसके बेस पर हम जो है ड्रग को क्लासिफाई करते हैं. ड्रग ग्रुप बाय द सेम क्लास वर्क इन वेरी डिफरेंट वे. अब जो सेम क्लास है, फॉर एग्जांपल हम अगर थेरेप्यूटिक क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि एक सेम क्लास है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ ड्रग क्लास, उसमें फॉर एग्जांपल दैट इज़ द एंटीवायरल. सो उस एंटीवायरल ड्रग में हमारे पास जितने भी ड्रग्स होंगी, ज़रूरी नहीं है कि हर एंटीवायरल, जो दो एंटीवायरल हैं उन दोनों का जो तरीक़ाकार है या जो काम करने का या उनका जो मैकेनिज़्म है वो सेम हो. सो इसमें ये है कि उनका एक्शन एक जैसा होगा कि वो एंटीवायरल होंगे, अगेंस्ट द वायरल काम करेंगे, लेकिन दे वर्क इन अ वेरी डिफरेंट वे, लेकिन उनका जो तरीक़ाकार होता है वो मुख्तलिफ होता है. दे आर नॉट केमिकली सिमिलर, यानी हर वो चीज़ जो वायरस को किल करती है, मैंने जिस तरह एग्जांपल एंटीवायरल से शुरू की है तो मैं उसी को लेके चल रहा हूँ कि दे आर नॉट केमिकली सिमिलर, मतलब कि हर एक चीज़ जो वायरस को किल कर रही है या उसको खिलाफ काम कर रही है वो एंटीवायरल है, चाहे उसकी केमिस्ट्री कुछ भी हो, उसका केमिकल स्ट्रक्चर जैसा भी हो, चाहे उसका केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो किसी भी ग्रुप से हो केमिस्ट्री के. दे हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. ऑलरेडी ऊपर भी बता चुका हूँ जो डिफरेंट वे है, और जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेसिकली ये ज़्यादा हम अगर स्पेसिफिक होकर बात करें तो उनके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ. थेरेप्यूटिक क्लासेस आर यूजफुल व्हेन स्पीकिंग ऑफ द ड्रग इन जनरल वे. जब हम ड्रग की जनरल वे में बात करते हैं तो ये बड़ा यूजफुल है, और दैट इज़ द रीज़न वी आर डिस्कसिंग इट राइट नाउ. सो हम स्टार्ट ले रहे हैं. सबसे पहले द फर्स्ट ग्रुप आर द फर्स्ट क्लास, दैट इज़ द एंटी इन्फेक्टिव. एंटी इन्फेक्टिव वो ड्रग्स हैं, that is basically a general term of the drug describe any medicine that is capable of inhibiting the spread of any infectious organism or by killing the infectious organism outright. Anti-infective, infectious organism जो हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई भी जो एंटी इन्फेक्टिव का वर्ड है, ये एंटी अगेंस्ट इन्फेक्टिव इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म, या वो उसका जो है इनहिबिट कर रहा है या उसको किल कर रहा है. तो अब हमारे पास अगर हम देखेंगे एंटी इन्फेक्टिव हमारे पास बहुत सी किस्म के हैं. लाइक वी हैव एंटीबायोटिक्स, लाइक वी हैव एंटी फंगल्स, लाइक वी हैव एंथेलमेंटिक्स, लाइक वी हैव एंटी मलेरियल्स, एंटी ट्यूबरक्लोसिस एंड एंटीवायरल्स. सो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करेंगे. आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं हम कि इसी सीक्वेंस में जाएं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंटीबायोटिक की तरफ जाते हैं. दैट इज़ अ टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस active against the bacteria and is the most important type of antibacterial agent for fighting bacterial infection. एंटीबायोटिक क्या हैं? ये एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस हैं जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, और एंटी बैक्टीरियल एजेंट होते हैं बेसिकली, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो ह्यूमन में मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डिजीज़ होती है उनके अगेंस्ट लड़ते हैं. Antibiotic medication are widely used in the treatment and prevention of such infection. They may either kill or inhibit the growth of bacteria. फिर सेकंड क्लास है हमारे पास जो हमने यहाँ पे देखा, एंटी फंगल. एंटी फंगल एजेंट्स नाम से जाहिर है, these are also called as the एंटी माइकोटिक एजेंट्स. द रीज़न फंजाई की जो है तो उसको माइकोटा, उसकी जो हमारे पास अल्टीमेटली जो मेन उसका किंगडम है,
तो इस वजह से एंटीमाइकोटिक उसके मेंबर जो हैं माइकोटा के जो मेंबर हैं दे आर बेसिकली कॉमनली कॉल्ड एज द फंजाई. सो एंटी फंगल एजेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज द एंटीमाइकोटिक एजेंट. दे किल आर इनएक्टिवेट फंजाई, क्योंकि बहुत सी डिजीजेज ऐसी है जो फंजाई काज कर रहा है, बहुत सी डिजीज हैं जो बैक्टीरिया काज करता है. तो ये दूसरी क्लास है. दे किल आर इनएक्टिवेट फंजाई एंड आर यूज्ड टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग यीस्ट इन्फेक्शन. यीस्ट भी दैट इज अ काइंड ऑफ फंजाई, माइकोटा में आता है ये भी. फिर हमारे पास तीसरी क्लास है एंटीवायरल एजेंट. दे आर यूज्ड टू इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ वायरसेस, दे काज डिजीजेस. मोस्ट एंटीवायरल एजेंट्स आर ओनली इफेक्टिव while the virus is replicating. वजह यह है कि वायरस में जो जीनोम होता है, either that is the RNA or DNA जीनोम, तो वो मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रोटेक्शन हासिल करता है. नॉर्मली अगर वो होस्ट के बाहर है, इनएक्टिव फॉर्म में है, तो उसमें उस वक्त उसको प्रोटीन कोट होती है, और जिस वक्त वो सेल के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे वो इंटीग्रेट भी हो जाता है या जिस तरह भी. लेकिन ये सबसे आसान जो एंटीवायरल एजेंट उसको इन्फेक्ट करते हैं या उसको इनहिबिट करते हैं, वो उसकी जो रेप्लिकेशन होती है, उस रेप्लिकेशन के दौरान उसको वो उस प्रोसेस में उसमें जो है तो वो इन्वॉल्वमेंट करते हैं, और वहाँ उस रेप्लिकेशन में उसके जीनोम में कोई ना कोई अल्ट्रेशन आ जाती है और उसकी वजह से वो इनफेक्टिव हो जाते हैं. Then we have another group of drug that is called as the anti-periodic or anti-malarial. Anti-periodic हम नॉर्मली उन ड्रग्स को कहते हैं कि which prevent the periodic what we can say the return of fever. Periodic return. तो periodic return जो होती है ये मलेरिया में होती है. मलेरिया एक ख़ास पीरियड के बाद दोबारा उसके जो है तो यानी वो जो उसके फीवर के असरात होते हैं वो पीरियडिकली होते हैं. सो एंटी पीरियडिक और एंटी मलेरियल ये एक ही चीज़ है. ड्रग इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. मलेरिया इज एन इन्फेक्शियस डिजीज काज्ड बाय द बाइट ऑफ द एनोफिलस मॉस्किटो इन्फेक्टेड विद सर्टन प्रोटोजोल. फिर हमारे पास एक और क्लास ऑफ ड्रग है जिनको हम एंथेलमेंटिक कहते हैं. एंथेलमेंटिक बेसिकली हेलमिंथस से निकला है. That kill the helminths. Helminths are the worm-like parasites such as fluke, roundworm, and tapeworm. So, worm या worm-like parasites जो हैं, इनके अगेंस्ट जो भी डिजीज काम करेगी, जो भी ड्रग काम करेगी वो उनके खिलाफ, that will be called as the anthelmintic drug. अब एंथेलमेंटिक ड्रग जो है वो फर्दर दो सब क्लासेस में है. हमारे पास वर्मीफ्यूज ड्रग्स भी हैं और वर्मीसाइड ड्रग्स भी हैं. वर्मीफ्यूज ड्रग्स हम उनको कहते हैं कि दे एक्सपेल द वर्म्स, और वर्मीसाइड वो हैं विच किल द वर्म. फ्यूज एक्सपेल, साइड दैट इज द किल. वर्म से निकला है. सो ये अक्सर जो है तो इसमें हमारे पास प्लांट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन हैं जो प्लांट डिराइव्ड हैं, वो मुख्तलिफ उनमें से कुछ वर्मीफ्यूज भी हैं और कुछ जो हैं वर्मीसाइड्स भी हैं. इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास आ रही है वो है एंटी डायबिटिक एजेंट. एंटी डायबिटिक एजेंट दैट रेफर टू ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. सो डायबिटीज ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जिसमें ब्लड शुगर लेवल जो है तो वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम इसमें कंडीशन होती है जिसको हम ग्लाइसीमिक कंडीशन कहते हैं, कि जो शुगर का उसमें फिर हाइपो एंड हाइपर ग्लाइसीमिक, लो शुगर, हाई शुगर वाला कंसेप्ट है. सो ऑल दीज एजेंट्स एम टू रिड्यूस द ब्लड शुगर लेवल टू एन एक्सेप्टेबल रेंज. एक एक्सेप्टेबल मेडिकल रेंज है कि आपके ब्लड में जो है, जिसको हम नॉर्मोग्लाइसीमिया कहते हैं, जो अगर ये डिस्टर्ब होगी, ऊपर नीचे होगी, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया की तरफ जाएगी, तो वो फिर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करती है. तो अगर ग्लाइसेमिक लेवल जो है या ब्लड शुगर लेवल जो है, जिसको हम ग्लाइसेमिक लेवल भी कहते हैं, वो अगर नॉर्मल होगा तो वी कॉल्ड इट नॉर्मल ग्लाइसीमिया. सो एक्सेप्टेबल रेंज, वो जो नॉर्मल लेवल है, उसमें ब्लड शुगर लेवल को लाने वाले तमाम एजेंट्स जो हैं, जो मेडिसिन हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज द एंटी डायबिटिक एजेंट. सो रिलीव द सिम्टम ऑफ डायबिटीज. डायबिटीज के सिम्टम में थर्स्ट है, excessive urination, and there are so many allied issues with the diabetes as well.
अच्छा, नेक्स्ट है एंटीडोट। एंटीडोट जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं तर्याक, जहर जो पॉइजन है, जो चीज़ उसको न्यूट्रलाइज करती है जहर को, यानी जिसको तर्याक बोलते हैं टिपिकल उर्दू में। तो एंटीडोट इज़ बेसिकली तर्याक, जहर का जो आप समझ लें कि उसको न्यूट्रलाइज करने वाले कोई भी ड्रग जो होगी। सो ये होती क्या है बेसिकली, दीज आर द चिलेटिंग सब्सटेंसेस, ये इनका नेचर ऑफ एक्शन है, आर केमिकल विच काउंटरैक्ट मीन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग आर पॉइजन। अगर किसी और ड्रग का इफेक्ट को भी अगर न्यूट्रलाइज कर रही हैं या पॉइजन को भी, तो देन दैट वी विल कॉल इट एंटीडोट। देन वी हैव द एंटी एमेटिक और एंटी वर्टिगो एजेंट। ये कौन से ड्रग्स होते हैं विच स्टॉप द वोमिटिंग बाय कंट्रोलिंग द वोमिटिंग सेंटर इन मेड्यूला। मेड्यूला आपके ब्रेन का पार्ट है। मेड्यूला के अंदर एक एरिया है जिसको वोमिटिंग सेंटर कहते हैं। वोमिटिंग सेंटर कंट्रोल होगा, अगर कंट्रोल नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा, तो आप वोमिटिंग आएगा, आपको वोमिटिंग की फीलिंग होगी और वोमिटिंग अल्टीमेटली होगा। ये इसके मल्टीपल रीजंस हैं। बाज़ औक़ात स्मेल, कुछ चीज़ की स्मेल होती है, वो भी वोमिटिंग सेंटर को जो है तो एक्टिवेट करता है। बाज़ औक़ात यानी इसके मल्टीपल रीजंस हैं कि जिनसे मेड्यूला के अंदर जो वोमिटिंग सेंटर है वो जो है वो डिस्टर्ब होता है, या वो जब भी डिस्टर्ब होगा तो उससे अल्टीमेटली रिजल्ट होगा वोमिटिंग। इसका पूरा एक मैकेनिज्म है। सो ऑल दोज एजेंट विच आर कंट्रोलिंग द वोमिटिंग सेंटर and ultimately stop vomiting are termed as the anti-emetic or anti-vertigo agent. Absorbents, these are those which have the property of attachment to other material without any chemical reaction. यानी कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी मेडिसिन या ड्रग में ऐसी चीज़, ये जो ख़ास तौर पे हम जिस वक्त ड्रग सिंथेसिस होती है उसमें एब्जॉर्बेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जिस वक्त कंपाउंड मेडिसिन आप बनाते हैं डिफरेंट ड्रग्स को मिलाकर, तो उसमें एब्जॉर्बेंट्स अक्सर इसका रोल होता है। तो इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ अटैचमेंट टू अदर मटेरियल विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। अब इसका आसान एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं कॉमन लाइफ से कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो बगैर केमिकल रिएक्शन के अटैच हो सकती है, तो कॉटन आपके पास एग्जांपल है, जो रुई है हमारे पास, ये जो है विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन जो है, अगर मॉइस्चर इसको अवेलेबल हो तो ये वहाँ से चिपक सकती है या ये अटैच हो सकती है, इसमें ये प्रॉपर्टी मौजूद है। Then we have the allergenics. Allergenics नाम से जाहिर है, these are used for the allergens immunotherapy to decrease the immune response to allergen. Basically एलर्जी जो है ये मल्टीपल रीज़न से होती है। उसके जो रीज़न जो हैं वो उनको हम ख़ास तौर पे जिनकी वजह से एलर्जी होती है उनको हम एलर्जेंस कहते हैं। मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। आजकल जो सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न में जिस वक्त आप देखते हैं कि ज़्यादातर प्लांट में फ्लावरिंग आ जाती है, तो उसमें बहुत से ऐसे फ्लावरिंग होते डाइश प्लांट होते हैं कि जिसमें आपके पास जो है तो मेल एंड फीमेल अलग अलग प्लांट्स होते हैं, और उनमें फिर फ्लावर जो हैं वो बड़ी तादाद में पोलन रिलीज़ करते हैं। और वो पोलन जो है अक्सर अगर वो एनिमोफिलस प्लांट हो, यानी जिनको के पोलन जो है वो एयर कैरी करके फीमेल प्लांट की तरफ लेके जाए, तो वहाँ पे चांस होता है कि जो फीमेल प्लांट तक पहुँचने के चांस कम होते हैं। तो इस वजह से ऐसे प्लांट जो है वो नेचुरली बहुत ज़्यादा तादाद में पोलन रिलीज़ करते हैं। तो जिस वक्त हवा उनको कैरी करती है तो उनमें से कुछ जो है वो अपने सब्जेक्ट फीमेल प्लांट पे पहुंच जाते हैं और कुछ जो है वो हवा में रह जाते हैं, या डस्ट हो सकती है ये एलर्जन के तौर पर, या कोई भी चीज़ हो सकती है। मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जी होती है। हत्ता कि आप के सामने जो वीट है, वीट बाज़ अक्सर लोग हैं, बल्कि अब तो इनकी तादाद बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, जो जिनको वीट से एलर्जी होती है। जो गंदम है, गंदम का दाना अगर या गंदम की रोटी या कोई भी ऐसी चीज़ जिनके अंदर जो वीट या वीट प्रोडक्ट खाएं तो उनसे उनको एलर्जी होती है। और इसको इसमें जो है वो दैट इज़ द ग्लूटन, एक इसके अंदर एक मटेरियल होता है, एक इसका कंपोनेंट है
तो वो जो वीट के अंदर जो चीज़ ये सिर्फ ग्लूटेन वीट में नहीं होता, बहुत सी और चीज़ों में भी होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो कि ग्लूटेन एलर्जी के पेशेंट होते हैं, तो वो फिर उनके लिए आजकल जो सुपरमार्केट या उनमें है तो ग्लूटेन फ्री जो है फ्लोर उनको मिलता है, या वो मुख्तलिफ़ किस्म के अदर फ्लोर जो होते हैं जिनमें ये बाजरा वगैरह या इस तरह मेज़ कॉर्न हो गई या इस तरह की जो है। तो एक और है हमारे नादरन एरिया वाली साइट पर जो लोग हैं तो उनको वो जानते होंगे, क्योंकि उस साइट पे है बकवीट उसको कहते हैं, जिसमें ग्लूटेन की बहुत ही कम कंसंट्रेशन है। तो ये चीज़ें आजकल आपके हमारे जो मेन सिटीज़ हैं उनके सुपरमार्केट्स जो हैं, यहाँ पर मॉल्स हैं, उनके अंदर अवेलेबल है। तो वो थोड़ा सा कॉस्टली है। ये एलर्जीज़ तकरीबन ज़्यादातर जितनी भी हैं, ये ज़्यादातर जो एलर्जेनिक वो होती हैं, ये होती थोड़ी सी कॉस्टली हैं। सो एलर्जेनिक्स इज़ एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट एज एन इंजेक्शन और सबलिंगुअली। सबलिंगुअली ये हम आगे जिस वक्त मोड में जाएंगे कि आखिर ड्रग को हम किस किस मोड में, लिंगुअल कहते हैं बेसिकली ज़ुबान को, सबलिंगुअली ज़ुबान के नीचे, इन इंक्रीजिंग डोजेज विद द ट्रीटमेंट प्लान टेकिंग 3 to 5 years, यानी इनके ट्रीटमेंट प्लान होते हैं, उनमें इनको डोज दिया जाता है। एंटासिड्स आर अ क्लास ऑफ मेडिसिन दैट न्यूट्रलाइज द एसिड इन द स्टमक। एसिड जो है तो उसके हमारा जो स्टमक है, जो जहाँ से खैर डाइजेशन तो स्टमक से पहले ही स्टार्ट हो जाती है हमारी, जिस वक्त क्रशिंग शुरू हो जाती है आपके ओरल कैविटी के अंदर, और वहाँ से जो है तो डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो जब ये क्रशिंग हो के ये सारी चीज़ें स्टमक में पहुँचती हैं तो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वो मौजूद होता है। सम टाइम उसकी कंसंट्रेशन जो है तो वो ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से जो हार्ट बर्न वाला और इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो इस वक्त तो बहुत से लोग फिर उसके लिए जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन लेते हैं। दे आर मोस्टली कॉल्ड एज द एंटासिड विच न्यूट्रलाइज एसिड इन द स्टमक that contain ingredient as the aluminium, calcium, magnesium or sodium bicarbonate which act as a base or alkali to counteract हमने पहले भी इससे पहले वो देखा था कि यहाँ पे काउंटरैक्ट क्या हो रहा है, स्टमक एसिड, और इससे पहले हमने काउंटरैक्ट का फिनोमेना एंटीडोट में डिस्कस किया था कि जहाँ पर एक ड्रग जो है दूसरे ड्रग या पॉइजन को काउंटरैक्ट करती है या न्यूट्रलाइज करती है तो वो एंटीडोट होती है, एंड मेक पीएच मोर न्यूट्रल। अच्छा, फिर उसके बाद है एंटी कोआगुलेंट। कोआगुलेशन एक फिनोमेना है जो हमारे पास ब्लड के अंदर है, और ब्लड कोआगुलेंट होते हैं उसके अंदर, और जो ख़ास तौर पे जो हमारे आरबीसीज होते हैं उनका मेजर फंक्शन भी ब्लड क्लॉटिंग से है। तो ब्लड क्लॉटिंग ऑलरेडी आप लोग जानते भी होंगे, दैट इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स प्रोसीजर। ये मुख्तलिफ इसके लेवल्स होते हैं, और उसमें जो है ये कोआगुलेशन का प्रोसेस इसका चलता है। तो ये जो कोआगुलेशन है ये बड़ा नाजुक किस्म का इसलिए भी है कि एक तो ये प्रोसेस बड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरा ये है कि अगर ब्लड के अंदर थिनिंग ज़्यादा होगी तो फिर आपको कोआगुलेंट एजेंट की ज़रूरत होगी कि ब्लड को थिक करे, और अगर आपका ब्लड जो है वो थिक होगा तो उसको फिर थिक ब्लड जो है वो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर जो रनिंग कर रही है, दौड़ रहा है ब्लड, उसको वहाँ पे जाने में और चलने में और उस तरह मूवमेंट में इशू होगा। तो एंटी कोआगुलेंट ड्रग हम उन मरीज़ों को, वो मरीज़ लेते हैं कि टेक ब्लड टू क्लॉट, कि जिनके जिस्म के अंदर मौजूद जो ब्लड होता है वो थिक होता है, और उनको यानी ब्लड थिनर की ज़रूरत होती है, बिकॉज एंटी कोआगुलेंट आर मोस्टली कॉल्ड एज द ब्लड थिनर, क्योंकि अगर वो थिन नहीं होगा तो वो उनकी जो वेसल्स होती हैं, जो आर्टरीज या दूसरा क्या नाम है वेन्स, ये दोनों ब्लड वेसल्स हैं, इनमें जब वो ब्लड रन करता है तो वो उसकी क्लॉटिंग का ख़तरा होता है, और क्लॉटिंग की वजह से ब्लॉकेज आएगी, और ब्लॉकेज की वजह से उसको फिर हार्ट के जो इस तरह के फेलियर होंगे या उस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ उसको आ सकते हैं। तो एंटीकोआगुलेंट may be used to treat the blood clot or in condition where the risk of blood clot is increased to reduce the risk। तो ब्लड क्लॉट वगैरह या क्लॉटिंग को थिन करता है, और इसके मुकाबले में अगर किसी का ब्लड थिन हो तो उसके लिए फिर हम इसके जो बिल्कुल अपोजिट हमारे पास एक और क्लास आती है जो कोआगुलेंट होते हैं,
और वो क्लॉटिंग को हेल्प करते हैं। उनमें तक मसला क्या होता है कि अगर ब्लड थिन हो जाए तो उसका ये होगा कि उसमें आप अगर उस मरीज़ को अगर कहीं पे भी थोड़ा सा कट लग जाए तो उसका खून बहना शुरू हो जाता है, और वो थिन ब्लड होने की वजह से वो क्लॉटिंग नहीं होती और उसका खून ज़्यादा बह जाता है, और वो भी लाइफ रिस्क में चली जाती है बात। और क्लॉटिंग में आपने एक और इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ एंटीकोआगुलेंट की, कि आपने अक्सर जो हार्ट पेशेंट देखे होंगे कि जिन लोगों की एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी या इस तरह के कोई भी हार्ट से रेलेवेंट कोई इशू जिनको हो, तो उनके पास एक टैबलेट होती है, और वो जिस वक्त भी उनको कोई पेन हार्ट के अंदर फील होती है तो वो एकदम ज़ुबान के नीचे वो रखते हैं। या एस्पिरिन की एग्जांपल आप ले लें, इन दोनों का काम जो होता है ये एंटीकोआगुलेंट होते हैं। ये इसका काम क्या होता है कि ये फ़ौरन जो है ब्लड को थिन कर देते हैं। थिन करते हैं तो ब्लड जो है वेसल के अंदर वो जो ब्लॉकेज कहीं से आ रही होती है तो उसके वो हो जाती है, और उनको वो टाइमली जो है तो स्पॉन्टेनियस रिलीफ मिल जाता है। फिर हम आते हैं जी एंटी कन्वल्सेंट आर एंटीपिलेप्टिक आर AEDs help to normalize the way to nerve impulse traveling along the nerve cell, which help to prevent or treat the seizure or epilepsy. Epilepsy के अगेंस्ट चूँकि यूज़ होता है तो therefore we also called it anti-epileptic. AEDs भी इनको कॉमनली कहा जाता है और एंटी कन्वल्सेंट भी कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि जो एपिलेप्सी के पेशेंट होते हैं या सीजर के जो पेशेंट होते हैं, उनके जो ये नर्व इम्पल्स है या जो नर्व के साथ जो नर्व सेल के साथ ट्रेवल करता है उसको ये नॉर्मलाइज करते हैं, और उसकी वजह से एपिलेप्सी और सीजर की जो कंडीशंस होती हैं उनको रोकने में मदद मिलती है। व्हेन द ब्रेन इज़ वर्किंग नॉर्मली द नर्व सेल टॉक टू ईच अदर and using control electrical signal from one nerve to another. This tell the body to do everything it need or it want to do. इसमें हमारे पास एक और क्लास भी है which is antipyretic. Antipyretic is any drug which is used to reduce the body fever. Panadol आपके पास एग्जांपल है पैरासिटामोल कि यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो भी ड्रग जो है उसको कम करे बॉडी फीवर को, टेम्परेचर को, दैट इज एंटीपायरेटिक ड्रग। देन वी हैव अनदर क्लास दैट इज द एंटी डिप्रेसेंट। नेम गिवन टू द मेडिसिन बिकॉज इट कैन हेल्प टू रिलीव द सिम्टम ऑफ द डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? बाज लोग जो हैं उनको मूड जो है वो ऑफ होता है, उनका उदास होते हैं, एंजाइटी होती है, वर्थलेसनेस होती है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन बजाते खुद इसका शायद वो नहीं होगा, लेकिन डिप्रेशन के बारे में कहा जाता है कि जिस वक्त बॉडी डिप्रेशन में होती है तो ये 100 ऑफ डिजीज़ जो हैं ये उनका प्रिकर्सर हो सकती है, जिनमें कैंसर भी शामिल है। आपकी इम्यूनिटी जो है वो मुकम्मल डिस्टर्ब होती है डिप्रेशन से। ये लाइक आजकल हम कोरोना वायरस और उसके उसमें देख रहे हैं, और आप इस वक्त उनके कोई वैक्सीन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इस वक्त उसका सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है, अगर हम ट्रीटमेंट प्लान की बात करें, इम्यूनिटी की बात हो रही है कि इफ़ यू हैव अ गुड इम्यूनिटी, तो आप अगर इन्फेक्ट हो भी, खुदा न खास्ता अगर कोई बंदा इन्फेक्ट हो भी जाता है तो वो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब उसमें सिम्टम नहीं होते, उसके बॉडी के अंदर वायरस मौजूद होता है। आपने देखा होगा लोग कह रहे हैं आजकल कि कोरोना वायरस है लेकिन वो एसिम्प्टोमेटिक है। वाई? बिकॉज ऑफ हिज आर हर इम्यूनिटी, कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, उसने वायरस को सिम्टम शो करने नहीं दिया, उसको फीवर नहीं है, उसको कफ नहीं है, उसको फ्लू नहीं है, उसको जो है सॉर थ्रोट नहीं है, उसको बाकी सिम्टम नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ। तो ये जो इम्यूनिटी है इसको बूस्ट करने के बहुत से तरीके हैं उनमें, और इसको तबाह करने की जो सबसे मेजर रीज़न है दैट इज़ द डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है इम्यूनिटी को बिल्कुल आउट क्लास कर देता है, तो उसकी वजह से फिर बहुत सी डिजीज़ आ जाती हैं बॉडी में, और उनमें जो है कैंसर का एक बहुत बड़ा रीज़न है ये। तो इस वजह से जिसको कहते हैं कि खुश रहना और परेशान ना होना, और माइंड जो है तो उसमें सोच और वो जो है तो अपने माइंड को फ्रेश रखना, दिस इज़ द नॉर्मल मूड। फिर हमारे पास है एंटी मैनिक एजेंट।
which help to calm episode of mania in the people of bipolar disorder. ये bipolar disorder again एक psychological disorder आ गया है, जिस तरह हमने पहले भी बात की, एक ऊपर एक गुजरा है. तो calm the episode of mania in the people of bipolar disorder. They may be used in other condition where people periodically display period of great excitement or euphoria, delusion or overactivity. तो जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं एंटी मैनिक एजेंट. सो बाईपोलर डिसऑर्डर को अगर आप जानते हैं तो आपको ये इसको एंटी मैनिक एजेंट्स को समझना बिल्कुल ऐसा ही होगा जिससे इस तरह पहले गुजरे हैं. बाईपोलर का वर्ड ही आपको क्लियर कर रहा है सब कुछ. बाईपोल यानी दो डिफरेंट पोल्स. हम कहते हैं कि जो यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव और सम इस तरह के हम जो अपोजिट पोल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही फिनोमेना है. बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये आप अगर इसको सम अप करें कि इसको अगर आसान अल्फाज में हम बात करें तो दिस इज़ मेंटल डिसऑर्डर. मेंटल हेल्थ कंडीशन में जो है तो ये होता है. इसमें जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं दैट इज़ बेसिकली मैनिक डिप्रेशन या मेंटल इलनेस है. ये होता है. ये बाईपोल का यहाँ पे क्या मतलब है? बाईपोल का मतलब ये है कि इसमें जो मूड है इंसान का वो दो पोल्स में होता है. या वो जो है सीवियर और हाई मूड में होगा या वो इंतहाई लो मूड में होगा. यानी दोनों साइड पे एक्सट्रीम में जाएगा. खुश होगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, उदास होगा तो डिप्रेशन में चला जाएगा. तो इस तरह के जो हैं तो यानी जब उसको यानी खुशी महसूस होगी तो वो ओवरली हैप्पी या ओवर एनर्जाइज, और अगर वो खफा होगा तो वो फिर डीपली सैडेंड होगा, होपलेस हो जाएगा, बिल्कुल स्लगिश हो जाएगा. सो यानी ये सारी कंडीशन है जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं. दे मे हैव यूज इन अदर कंडीशन वेयर पीपल. अच्छा, इसमें फिर जो हमारे पास हमने ये ऊपर देखा डिप्रेशन अगर बाइपोलर का एक पोल है जिसमें लोअर साइड वाला जो है तो वो डिप्रेशन है, और जो दूसरा इसका एक्सट्रीम है दूसरा पोल है दैट इज़ यूफोरिया, जिसमें ग्रेट एक्साइटमेंट होती है, ओवर एनर्जेटिक और हैप्पीनेस होती है. तो उस चीज़ को भी ये जो एंटी मैनिक होते हैं, ये जो फेजेस हैं इनको मैनिया कहते हैं. एपिसोड ऑफ मैनिया जो है एक तरफ हाई का भी हो सकता है, एपिसोड ऑफ मैनिया लो का भी हो सकता है. सो इनको मूड स्टेबलाइजर के तौर पे लिया जाता है. और जो आपके पास एंटी मैनिक होते हैं, द टर्म मूड स्टेबलाइजर में आल्सो बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द एंटी मैनिक एजेंट ओनली ट्रीट एपिसोड ऑफ मैनिया नॉट डिप्रेशन. क्योंकि डिप्रेशन के लिए ऑलरेडी हमने अलग क्लास देख लिए एंड दैट इज द एंटी डिप्रेसेंट. फिर हमारे पास एंटी नियोप्लास्टिक और एंटी कैंसर एजेंट. एंटी नियोप्लास्टिक और एंटी कैंसर एजेंट प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन that is affect the cell division, that is the anti-proliferative. They damage the DNA and initiate apoptosis, preventing and developing and the spread of neoplastic cell. सबसे पहले आपको थोड़ा सा कैंसर और ट्यूमर के बारे में इसको समझना होगा कि कैंसर जो है या जो ट्यूमर है वो आपके पास जो डिजीज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग द सेल डिवीजन. सो एंटी नियोप्लास्टिक में सबसे पहले जो नियोप्लास्टिक हैं बेसिकली दिस इज़ अनदर नेम ऑफ द ट्यूमर. एंटी नियोप्लास्टिक आप इसको एंटी ट्यूमर भी कह सकते हैं. नियोप्लाज्मा जो है दैट इज़ दैट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द ट्यूमर कैन आल्सो बी कॉल्ड एज द नियोप्लाज्मा, या नियोप्लाज्मा कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ ट्यूमर. तो ये जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि दैट इज़ अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन. जो कैंसर है ये बेसिकली जो इशू है या ट्यूमर बनता क्यों है, क्योंकि ये जब आपके सेल साइकिल या सेल डिवीजन में एबनॉर्मेलिटी आती है तो दे अल्टीमेटली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर और नियोप्लाज्मास एंड दैट विल रिजल्ट इन द कैंसर. जो कंडीशन होती है उसकी वजह से तो वो जो सिम्टम्स होते हैं वो कैंसर के होते हैं. कहा जा रहा है कि दैट इज़ एंटी प्रोलिफरेटिव. जो एंटी कैंसर ड्रग होंगी या एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग होंगी
वो एंटी प्रोलिफरेटिव होती है। तो एंटी प्रोलिफरेटिव को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज प्रोलिफरेटिव। एंटी तो हम बाद में जाएंगे। प्रोलिफरेटिव क्या चीज़ है? प्रोलिफरेटिव बेसिकली सेल प्रोलिफरेशन का एक कंसेप्ट है। ये जो एंटी प्रोलिफरेटिव है ये सेल प्रोलिफरेशन को यहाँ पे बता रहा है। और ये क्या है? ये बेसिकली आपके पास सेल साइकिल का एक बिहेवियर है, या साइक्लिंग बिहेवियर ऑफ द सेल को कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक सेल जो है वो जो डिफरेंट फेजेस हैं सेल डिवीजन के, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो जो 4 फेजेस हैं उनके अंदर हाउ क्विकली सेल पास थ्रू द 4 फेजेस ऑफ दैट सेल साइकिल, इस पूरे प्रोसेस बिहेवियर को हम कहते हैं दैट इज द सेल प्रोलिफरेशन। यानी इसका मतलब क्या हुआ इस यहाँ पर कि इस प्रोसेस में हमारे पास अगर वो बिहेवियर का मतलब कि अगर वहाँ पर सेल प्रोलिफरेटिव है, ज़्यादा तेज़ है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें अल्टीमेटली वो जल्दी जल्दी सेल जाएगा, जल्दी जल्दी उन 4 फेसेस से, और आपके पास इंक्रीज नंबर ऑफ सेल आएंगे। और वो जो बैलेंस है आपके पास सेल डिवीजन का, वो जो है अल्टीमेटली उसमें जो सेल डिवीजन से बनने वाले सेल और सेल लॉस या सेल डेथ की जो है वो रेशो बिगड़ जाएगी। तो आपके पास सबसे पहले तो आपने नॉर्मलाइज करना है कि वो जो बैलेंस है सेल लॉस एंड सेल फॉर्मेशन, जो सेल डिवीजन के जरिए नए सेल का बनना और सेल लॉस का, वो बॉडी बराबर रखे। तो उसके लिए जो है तो प्रोलिफरेशन का प्रोसेस रोकना है। और प्रोलिफरेशन का प्रोसेस एंटी प्रोलिफरेटिव उसको हम कहेंगे। तो वो जो ड्रग भी उसको रोकेगी हम उसको कहेंगे दैट इज द एंटी कैंसर ड्रग और एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग। क्यों? क्योंकि अगर प्रोलिफरेशन होगी तो उससे आपके पास ज़्यादा सेल बनेंगे, उनसे आपके पास अल्टीमेटली ट्यूमर बनेगा, और ट्यूमर की वजह से फिर बॉडी में अगर वो मेटास्टैटिक कंडीशन में चला जाता है तो अगर वो, क्योंकि फिर फैल जाता है, अगर एक कहीं पे भी बॉडी की किसी जगह पे भी ट्यूमर बन गया तो ये ट्यूमर जो है ये फिर बॉडी में फैलता है। यानी आपको अगर एग्जांपल रेटिनोब्लास्टोमा की हो कि वो आंख के अंदर, रेटिना के अंदर बनता है और उसके बाद फिर वो नर्व के ज़रिए ब्रेन में जाता है और इस तरह बॉडी में जो है तो फैल जाता है। तो वो जो पूरा जहाँ पे एक जगह पे सेल जो है वो ट्यूमर बनता है, उसके बाद वो फैलता है पूरे बॉडी में, नर्व्स के ज़रिए मोस्टली फैलता है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फैलता है। वो जो फैलने का अमल है दैट इज़ द मेटास्टेसिस। और उसके बाद जो है वो आता है द डैमेज ऑफ द डीएनए एंड इनिशिएट एपोप्टोसिस प्रिवेंटिंग द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ द न्यूप्लास्टिक सेल। ये सारे का सारा ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इसमें उसमें ये डीएनए डैमेज भी होते हैं, एपोप्टोसिस भी, यानी जो सेल डेथ होती है। एक तो होती है एपोप्टोसिस, हम कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ को, एंड प्रिवेंट द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ द न्यूप्लास्टिक सेल, क्योंकि स्प्रेड जो है दैट इज द बेसिकली द मेटास्टेसिस। एंटीस्पोरेटिक्स आर द एजेंट दैट आर आइदर टेकन ओरली आर अप्लाइड लोकली। लोकली का मतलब होता है स्किन के ऊपर जो आप ऊपर से जो चीज़ पेस्ट करते हैं और उसके ऊपर लगाते हैं, तो वी कॉल्ड इट लोकल एप्लीकेशन। So either taken orally or applied locally on the skin to treat psoriasis. Psoriasis is a chronic skin disorder. So इसमें जो P है that is silent. Psoriasis और उसको रोकने के लिए एंटीसोरेटिक एजेंट्स हमारे पास हैं। अब psoriasis है क्या? बेसिकली ये स्किन डिसऑर्डर है और इसमें होता क्या है कि इसमें जो स्किन सेल होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं और इतने तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं कि सम टाइम दे मल्टीप्लाई अप टू 10 टाइम फास्टर देन द नॉर्मल सेल्स। और उससे क्या होगा कि दे मेक द स्किन बिल्ड अप इनटू बम्पी रेड पैचेस और द वाइट स्केल्स, इस तरह स्किन के ऊपर बन जाते हैं। और उसकी वजह से आपको जो है तो ये बेसिकली लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होती, लेकिन इंतहाई अनकंफर्टेबल होती है फिज़िकली और इमोशनली, और उसकी जो वजह से जो है तो डिसेबिलिटीज़ वगैरह या इचेस वगैरह या ड्राई पैचेस वगैरह ये बनते हैं। एंटी साइकोटिक्स, these are the drugs they can be treat symptom of the psychosis such as delusion, hallucination, paranoia and confused thoughts. साइकोटिक बेसिकली आप इसको ऐसा समझ लें कि दिस इज़ वन ऑफ द सीवियर मेंटल डिसऑर्डर। इट काज द एबनॉर्मल थिंकिंग एंड परसेप्शंस। जो लोग जिनको साइकोसिस होता है दे लूज द टच विद रियलिटी। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है डिल्यूजन्स का,
हेयरिंग वॉइसेस, उसको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं जो आप दूसरे साथ बैठे हुए होते हैं उनको नहीं आ रही होती। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि दे लूज़ द टच विद रियलिटी। इसकी जो दो मेजर रीजंस हैं, जो इसकी जो सिम्टम्स हैं जिनको आप ये कह सकते हैं साइकोसिस को, उनमें नंबर 1 है ही डिल्यूजन और दूसरा है हेलुसिनेशन। और हेलुसिनेशन में आप ये समझ लें कि इन हेलुसिनेशन समवन सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, फील द थिंग्स विच डू नॉट एग्जिस्ट आउटसाइड देयर माइंड। हकीकत में वो चीज़ होती नहीं है जो वो देख रहे होते हैं, जो वो सुन रहे होते हैं, जो वो स्मेल कर रहे होते हैं, जो उनको टेस्ट आ रहा होता है, जो वो फील कर रहे होते हैं, वो उनके माइंड के बाहर नहीं होता। तो ये जो डिल्यूजन या हेलुसिनेशन है, ये आप साइकोसिस, इसके जो कॉमन एग्जांपल है डिजीज़ कंडीशन में, तो उसको हम आमतौर पे शाइज़ोफ्रीनिया भी कहते हैं। जो लोग जिनको होता है वो शाइज़ोफ्रीनिया जो है, वो जो पेशेंट होते हैं, क्योंकि उनमें भी मोस्टली यही डिल्यूजन और यही हेलुसिनेशन टाइप की चीज़ें उनको होती हैं। डर जाते हैं बाज़ औक़ात, उनको आवाज़ सुनाई दे रही होती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो है तो नेक्स्ट जो है दैट इज़ दी पेरोनिया जो है, तो ये आप ये समझ लें कि दैट इज़ इर्रेशनल एंड परसिस्टेंट फीलिंग होती है कि बाहर से कोई आके आपको ले जाएगा, कि दे पीपल आर आउट टू गेट यू। ये इस तरह की एक फीलिंग को पेरोनिया कहते हैं, इसको बेसिकली पीपीडी के नाम से जाना जाती है। इस डिज़ीज़ को पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं इसको। ये जो हैं तो मिसट्रस्ट ख़ास तौर पे इन लोगों का होता है, बाकी किसी के दूसरे बंदे के ऊपर ये ट्रस्ट नहीं करते, सस्पिशियस होते हैं, हर किसी को सस्पिशियस निगाह से देखते हैं और उसकी कोई रीज़न नहीं होती। यानी ओरिजिनली वो जो उनके जो करीबी रिश्ते होते हैं उनके ऊपर भी वो, तो ये इस तरह की कंडीशंस में ये सारा कुछ होता है। देन वी मूव टुवर्ड द नेक्स्ट, दैट इज़ द एरोमेटेज इनहिबिटर। एरोमेटेज इनहिबिटर जो है हमारे पास क्लास ऑफ मेडिसिन दैट वर्क बाय ब्लॉकिंग द एंजाइम एरोमेटेज। एरोमेटेज एक एंजाइम है, एरोमेटेज इनहिबिटर वो एंजाइम होगी जो उसको रोकेगा, ब्लॉक करेगा। क्यों ब्लॉक करेगा? बिकॉज दैट कन्वर्ट द एंड्रोजन इनटू एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स हैं। एरोमेटेज इनहिबिटर is used in the treatment of the breast cancer to reduce the level of circulating the estrogen। इसलिए रोके क्योंकि वो कन्वर्ट करेगा, ये एंजाइम कन्वर्ट करता है एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में। जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो एस्ट्रोजन की फार्मेशन नहीं होगी, जब फार्मेशन नहीं होगी तो ब्रेस्ट कैंसर जो है वो जब उसका एस्ट्रोजन का लेवल कम होगा सर्कुलेशन का, तो ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीट करने का वो होगा उसमें हेल्पफुल होगी। एंटीसेप्टिक एंड जर्मिसाइड्स आर द केमिकल एजेंट दैट डिस्ट्रॉय द मार्कर ऑर्गेनिज्म। ये यहाँ पर हमारे पास बेसिकली इसको नेक्स्ट वो होना चाहिए, ये जो एंटीसेप्टिक और जर्मिसाइड है ये नेक्स्ट कैटेगरी है ड्रग की, ये इसके साथ यहाँ पे मिक्स हो गई हैं। एंटीसेप्टिक और जर्मिसाइड, ये हमारे पास आपने देखा होगा एंटीसेप्टिक ड्रग जिनको हम जर्मिसाइड भी कहते हैं। दीज आर द केमिकल एजेंट दैट डिस्ट्रॉय द मार्कर ऑर्गेनिज्म दैट काज डिजीज़। कोई भी डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म, आपके पास डिटोल एंटीसेप्टिक है, या इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं जिनको आप सरफेस क्लीनर वगैरह लेने वो एंटीसेप्टिक होते हैं, बिकॉज दे डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काज द डिजीज़। टॉपिकल एंटीसेप्टिक आर अप्लाइड टू द स्किन। टॉपिकल मैं पहले बता चुका हूँ आपको, विच डायरेक्टली लोकली अप्लाइड टू द स्किन, जो भी चीज़ होगी वो टॉपिकल होगी। नेल म्यूकस मेम्ब्रेन टू क्लीन द वुंड एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो अक्सर अब जो चीज़ें होती हैं कि इमरजेंसी वगैरह में कि जहाँ पर ज़ख्मों की सफाई के लिए वो दवाई लगाते हैं वो क्लीनिंग ऑफ माउंट के लिए। उसके बाद हमारे पास है अल्काइलेटिंग एजेंट। दीज आर द कंपाउंड दैट वर्क बाय एडिंग द अल्काइल ग्रुप टू द ग्वानिन बेस ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। अल्काइलेटिंग, अल्काइल ग्रुप एडिशन है यहाँ पर, एडिंग द अल्काइल ग्रुप टू द ग्वानिन बेस ऑफ, उससे क्या होगा, डबल बॉन्ड जो होगा वो नहीं बनेगा, लिंकिंग नहीं होगी, उसकी वजह से ब्रेकिंग ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड होगा, अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ द कैंसर सेल टू मल्टीप्लाई, इवेंचुअली द कैंसर सेल डाइज।
एंटी कैंसर ड्रग है ये बेसिकली। Amebicides are agents that destroy the kill or amoeba. They are different. The different amebicide have different mode of action. They are used to eradicate the parasitic species of amoeba in animal and human, जो मुख्तलिफ किस्म के amoebal diseases होती है। एनोरेक्सिएंट जो होते हैं ये बड़ा फेमस है, आप अक्सर डॉक्टर ये तमाम जो हैं तो ये यूज़ करते हैं। एनोरेक्सिएंट वो ड्रग होती हैं कि विच एक्ट ऑन ब्रेन टू सप्रेस द एपिटाइट। एपिटाइट देते हैं भूख को, आपको जो है तो भूख लगती है, दैट इज़ द एपिटाइट। तो जब एपिटाइट सप्रेस होगी आपको भूख नहीं लगेगी। तो एनोरेक्सिएंट वो लोग करते हैं जो वेट लॉस स्ट्रेटजी करते हैं, तो वो अक्सर जो ड्रग लेते हैं या जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली दे यूज़ द एनोरेक्सिएंट टू एज अ थेरापी फॉर द ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं। देन वी हैव द ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको आपके पास जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ब्रोंकाई, वो डायलेटर उसको डायलेट करना, ओपन करना। So that drug that open up or dilate the breathing passage bronchi है। By relaxing the bronchi smooth muscle, they make breathing easier for the people with asthma or lung condition। तो ये वो ड्रग हैं जो कि जिनको एस्थमा वगैरह होगा, जिनको सांस लेने में दुश्वारी होती है, वो लेते हैं तो उनका वो डायलेट कर जाता है और वो उनको सांस लेने में आसानी होती है। Then we move toward the anesthesia. Anesthesia is any drug that used to induce anesthesia। एनेस्थीसिया के जो भी करेगा वो एनेस्थेटिक ड्रग होगा, जो जिसकी वजह से एनेस्थीसिया हो। एनेस्थीसिया क्या है? रिजल्ट इन द टेम्पररी लॉस ऑफ सेंसेशन और अवेयरनेस, बेहोशी जिसको हम आम जुबान में कह सकते हैं, कि जिसमें आप अपना जो सेंसेशन और अवेयरनेस है वो कुछ टाइम के लिए खो दें, टेम्पररी लॉस कर लें। इसमें फिर 3 किस्म की हैं जो एप्लीकेशन के बेस पर, लोकल, रीजनल एंड जर्नल एनेस्थेटिक। और इसकी वजह से जिसकी वजह से लोकल एनेस्थीसिया हो वो लोकल एनेस्थेटिक है, जिसकी वजह से रीजनल एनेस्थीसिया हो वो रीजनल एनेस्थेटिक है, जिसके जर्नल एनेस्थीसिया हो वो जर्नल एनेस्थेटिक्स है। लोकल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप डेंटल कोई प्रोसीजर पर के लिए जाते हैं किसी डेंटिस्ट के पास, तो वो आपके दांत या वो निकालने के लिए इंजेक्शन लगाता है लोकल एनेस्थेटिक का आपके दांत के इर्द गिर्द। या अगर फॉर एग्जांपल किसी के फिंगर में कोई कट लग जाए या कुछ और वहाँ पर वो स्टिचेस लगानी पड़े, तो वो उस फिंगर के गिर्द लोकल एनेस्थेटिक लगाते हैं। तो उससे ये होता है कि वो जो आपकी फिंगर होती है वो सेंसलेस हो जाती है, उसमें सेंसेशन या वो जो वो होता है वहाँ पर आपको वो जो भी उसके बाद वो परफॉर्म करता है वो आपको महसूस नहीं होता। सो लोकल का मतलब वो स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक एरिया, यानी फिंगर की मैंने एग्जांपल दी, आपके जो दांत के एरिया की टूथ एरिया जो है उसकी मैंने आपको डेंटिस्ट की एग्जांपल दी। उसमें आप अवेक होते हैं, अलर्ट होते हैं, लेकिन सिर्फ उस रीजन में जो है तो आपको वो जो पेन होता है या उसने जो कुछ स्टिचेस लगाए होते हैं या वो दांत निकाला होता है वो आपको उसकी फीलिंग नहीं हो रही होती, दर्द नहीं हो रहा, पेन महसूस नहीं होता। रीजनल में क्या होता है? विच ब्लॉक पेन इन एरिया ऑफ बॉडी सच एज आर्म, लेग। अब थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए, पूरे आर्म, पूरा बाजू हो गया, पूरी लेग हो गई, तो इसमें फॉर एग्जांपल ये चाइल्ड बर्थ वगैरह उसमें भी ये जो है रीजनल एनेस्थीसिया लगाते हैं। जर्नल में ये होता है कि जो बड़े लेवल का ऑपरेशन होता है जिसमें आपकी पूरी बॉडी जो है वो बेहोश हो जाती है, तो वो जनरल एनेस्थीसिया होता है। ये मोस्टली जो बाईपास ऑपरेशन होते हैं हार्ट वगैरह के, इस तरह के बड़ी जो सर्जरीज होती हैं उनमें ये करते हैं। फिर हमारे पास है कार्डियोवैस्कुलर एजेंट्स। दीज आर द मेडिकेशंस that are used to treat the medical condition associated with the heart or circulatory system of the blood. Arrhythmias, blood clot, coronary artery disease, high or low blood pressure, high cholesterol, heart failure, stroke। तो हार्ट से रेलेवेंट जितनी भी वो होंगी या आपके वेस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट और उसके साथ जो आपके वेसल्स हैं, ब्लड वेसल, आर्टरी हो गई, आपकी जो दूसरी वेन हो गई, उनके ब्लॉकेज है या उसमें जो कुछ उससे रेलेवेंट जितनी भी ड्रग्स हैं वो कार्डियोवैस्कुलर में आएंगी। चिलेटिंग एजेंट क्या है? चिलेटिंग एजेंट आर केमिकल कंपाउंड दैट रिएक्ट विद द मेटल आयन टू फॉर्म अ स्टेबल वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स दैट इज आल्सो नोन एज द चिलेटर्स, sequestering agents. Specific chelating agent bind iron, lead, copper in the blood and can be used to treat excessive high level of these metal. Chelating agent may also be used to treatment of the heavy metal poisoning. तो चिलेटिंग का मतलब क्या होता है कि उनसे
कोई भी जो मेटल वगैरह आयन आपके ब्लड में मौजूद है और वो उसको साथ वो मिल जाते हैं और उनको वाटर सॉल्युबल कम्प्लेक्स में, और उसकी वजह से वो फिर निकलने में उनकी आसानी हो जाती है। तो ब्लड में जिस वक्त अगर हैवी मेटल पॉइजनिंग हो जाए तो उसको चिलेटिंग एजेंट दे जाते हैं। वो हैवी मेटल जो पॉइजनिंग तब होगी जब वो एक्सेसिव अमाउंट में होंगे, तो वो जब उनको कम्प्लेक्स बनाएंगे तो वो निकल जाएंगे, तो आप की बॉडी जो नॉर्मलाइज कंडीशन में आ जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास डायूरेटिक। डायूरेटिक आल्सो कॉल्ड एज द वाटर पिल्स और फ्लूइड पिल्स। पिल कहते हैं गोली को, जो टैबलेट होती है। तो या दीज आर द मेडिसिन दैट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूरिन यू प्रोड्यूस। यूरिनेशन इन बॉडी वे टू रिमूविंग द एक्सेसिव साल्ट एंड वाटर। तो डायूरेटिक हर वो चीज़ होगी जिसके लेने से यूरिन की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाए, वो ज़्यादा हो, ज़्यादा यूरिनेशन होगी, तो उसे हम कहेंगे वो ड्रग जो है वो डायूरेटिक हैं। फिर हमारे पास है जी एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट कौन से ड्रग्स हैं विच आर इंग्रेडिएंट दैट इंक्रीज द एयर वे सिक्रीशन। ये जो आपने देखा होगा, बलगम का नाम सुना होगा। आपकी एयर वे जो है ये ब्रोंकियल पैसेज है, तो ऐसे कोई भी ऐसी ड्रग जिसके इस्तेमाल से आपके एयर वे के अंदर सिक्रीशन, ख़ास तौर पे जिसको हम बलगम वगैरह कहते हैं, उसको वो रिमूव करे। They do this by increasing the water content of secretion which decrease the stickiness making it easier to cough up. Cough up mean खांसने से वो जो है वो बलगम निकल आता है। Next we have the muscle relaxant, also called as the skeletal muscle relaxant. These are the diverse group of medicine that have the ability to relax and reduce the tension in the muscle. Muscle में tension को कम करके उसको relax करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर मेडिसिन बताए गए हैं। वर्क इन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू ब्लॉक ओवर एक्साइटेड न्यूरोनल और नर्व पाथवे। अदर सच एज द मुख्तलिफ ड्रग्स हैं कि जो डायरेक्टली मसल के ऊपर एक्ट करती हैं। कैनाबिस एक्सट्रैक्ट्स आल्सो थॉट हैव द डुअल इफेक्ट, दोनों के ऊपर, डायरेक्ट मसल के ऊपर भी करती है और ब्रेन के ऊपर भी। लेकिन मतलब इसमें अक्सर ये होता है कि जो टोन ऑफ मसल या टेंशन इन द मसल है, टोन ऑफ मसल को दोबारा वापस लेके आता है। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द टेंशन। वो कैसे? उसकी वजह से रिलैक्सेशन हो जाती है। माइड्रेट्स जो हैं, दीज आर द टाइप ऑफ मेडिसिन दैट मेक द प्यूपिल ऑफ द आई डायलेट, ओपन अप। माइड्रेट जो आपके आंख का प्यूपिल है उसको डायलेट करता है या ओपन अप करता है। फोकसिंग मसल ऑफ द आई, ख़ास तौर पे जो होते हैं विजन में, ब्लड विजन बाज़ लोगों का होता है, उनको धुंधला नज़र आ रहा होता है, तो वो माइड्रेट्स इस्तेमाल करते हैं और उनका वो जो प्यूपल है वो फुली जो है तो वो डायलेट हो जाता है, तो उनकी विजुअल को उसका। फिर हमारे पास है वेजो डायलेटर और वेजो रिप्रेसर। ये दो कैटेगरीज हैं जो एक दूसरे के बाद आ रही हैं। दीज आर द मेडिसिन दैट डायलेट आर ब्लड वेसल, और वेजो रिप्रेसर विच कंट्रैक्ट आर नैरो द ब्लड वेसल। जब वो डायलेट होगी तो उससे क्या होगा? अलाउिंग द ब्लड फ्लो मोर इजी। सम एक्ट डायरेक्टली ऑन द स्मूथ मसल सेल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। ऑन अदर हैंड सेंट्रल इफेक्ट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर मोर लाइकली द वेजोमीटर सेंटर। अच्छा, मैं आपको आसान अल्फाज में बताता हूँ कि जो आपके पास वेजो डायलेटर होगा और वेजो रिप्रेसर, ये इन दोनों का काम होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। अगर कोई भी पेशेंट है और उसका ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर है, उसको आपने कम करना है। आप उसको वेजो डायलेटर दे दें, उसके जो ब्लड वेसल हैं वो डायलेट हो जाएंगे, खुल जाएंगे, उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे, उसमें से फ्लो। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो है तो आप उसको वेजो रिप्रेसर दे दें, उसके ब्लड वेसल जो हैं वो कंट्रैक्ट कर जाएंगे और उसका ब्लड प्रेशर ऊपर आ जाएगा, वो नॉर्मल के पास आ जाएगा। आखिर में हमारे पास है जी डायफोरेटिक। डायफोरेटिक आर द क्लास ऑफ ड्रग विच काज द पावर टू इंक्रीज द प्रेस्पायरेशन। प्रेस्पायरेशन को हम आम जुबान में स्वेटिंग या पसीना भी कहते हैं। पहले था डायूरेटिक जो यूरिनेशन को इंक्रीज करता था, ये है डायफोरेटिक। डायफोरेटिक जो है पावर टू इंक्रीज द प्रेस्पायरेशन या स्वेटिंग या पसीने को जो इंक्रीज। क्यों? आखिर यहाँ पर हमने वहाँ पे बात की थी कि जो एक्सेसिव साल्ट एंड वाटर होता है वो यूरिनेशन में। स्वेट क्या है? इट इज़ द बॉडी नेचुरल वे टू कंट्रोल इट्स टेम्परेचर। बॉडी में जो टेम्परेचर का मैकेनिज्म है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसमें अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो स्वेट जो है, ये स्वेटिंग होगी बॉडी से, तो उसका कंट्रोल होगा। अ पर्सन यूजुअली स्वेट ड्यू टू द फिजिकल एक्सर्शन। आप जो फिजिकल काम करते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, तेज़ी से चलते हैं, फिजिकल कोई भी ऐसा काम करते हैं, कि पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, कोई ऐसा फिजिकल काम कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको स्वेटिंग होगी, उससे बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। और या आप किसी हीट गर्म
उसको एक्सपोज होंगे। फॉर एग्जांपल गर्मियों के दिन में आप जो है तो हॉट सनी रेस के सामने एक्सपोज होते हैं तो आपको स्वेटिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो स्वेट आने से आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ता है, तो ये आती है उसके साथ ये एज ए कूलेंट काम करती है और बॉडी टेम्परेचर इनसाइड कम हो जाता है, वो नॉर्मल रहता है। इन अदर केस अ पर्सन में स्वेट इन द आर्म पिट और ऑन द पाम ऑन द हैंड बिकॉज ऑफ इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस। बाज़ लोगों को जो है तो आर्म पिट्स में या उनके पाम्स में या उनके हाथों पर भी पसीना आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि पसीने छूट जाना। इसके मल्टीपल रीज़न है, तो उनमें इमोशनल या मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। फिर हमारे पास है डिमल्सेंट। डिमल्सेंट इज़ अ हर्ब रिच इन द म्यूसिलेज दैट कैन सूद एंड प्रोटेक्ट द इरिटेटेड एंड इन्फ्लेमेटेड इंटरनल टिश्यू। व्हेन दे आर यूज ऑन द स्किन दे आर कॉल्ड एज इमोलिएंट। कोई भी ऐसी म्यूसिलेज आप समझ लें कि कोई क्रीम टाइप की हो या म्यूसिलेजनस टाइप की कोई भी चीज़ जिसको आप इरिटेटेड या इन्फ्लेमेटेड इंटरनल टिश्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर वो इरिटेट हो गई है या इन्फ्लेमेशन उसमें आ गई है, उसको बचाने के लिए करें तो वो डिमल्सेंट होगी। लेकिन अगर आप वो उसे स्किन के ऊपर लगाएं स्किन को ठीक करने के लिए तो वो इमोलिएंट का काम देगी। कार्मिनेटिव आखिर में सब आज के पार्ट 1 का आखिरी वो है, और दैट इज़ द एजेंट दैट प्रिवेंट और रिलीव फ्लैटुलेंस। फ्लैटुलेंस कहते हैं गैस ट्रबल को, जो डिफरेंट किस्म के गैसेस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रिलीज होते हैं, तो उनमें उनकी वजह से गैस्ट्रिक पेन होता है और वो जो है तो गैस ट्रबल होता है, और उसको रिलीव करने के लिए मोस्टली ये लिया जाता है हृदय बच्चों में जो अक्सर मरोड़ उठते हैं, जिनको हम कोलिक कहते हैं। कोलिक जो है मरोड़ उठना पेट में, ये अक्सर बच्चे होते हैं उनमें होता है, तो उनको भी अक्सर ये कार्मिनेटिव्स दिए जाते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस lecture number 10, which was the first part of the therapeutic classes of the drug. There are so many other classes जो कि हम नेक्स्ट उसमें भी डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 11 में, और फिर हम सो दैट वाज ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच।